हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी डिस्कशन का टॉपिक है लोन टेकन एंड लोन एडवांस्ड। जैसे कि बिजनेस समटाइम लोन ले भी लेता है और समटाइम लोन दे भी देता है, तो इन दैट केस हमारी जर्नल एंट्रीज क्या होंगी। फॉर एग्जाम्पल, बोरोड ₹40,000 फ्रॉम नेहा। स्टूडेंट्स, अगर हमने नेहा से लोन 40,000 का लिया है तो कैश हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो हम उसको डेबिट करेंगे। कैश आ रहा है हमारे पास ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग टू, लेकिन वो कैश हमें किस चीज का आ रहा है, हम नेहा से क्या ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, तो हम लिखेंगे टू नेहाज लोन अकाउंट बिकॉज आर लाइबिलिटी इज गोइंग टू इंक्रीज। हमारा लोन इंक्रीज हो रहा है तो लोन का बैलेंस क्रेडिट होता है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो उसको क्रेडिट करके हम क्या कर रहे हैं, अपने लाइबिलिटी को इंक्रीज शो कर रहे हैं विद व्हाट अमाउंट 40,000 बीइंग कैश borrowed from Neha. Now second example is lent rupees 30,000 to Ramesh. Now in this entry हमने बोरो नहीं किया लोन, बल्कि हम लोन एडवांस मीन्स हम लोन रमेश को दे रहे हैं, तो इन दैट केस कैश हमारा रिड्यूस हो रहा है। यहाँ अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच बोलो कैश इज गोइंग आउट एंड हमारी एसेट इंक्रीज हो रही है, क्योंकि हम किसी को लोन दे रहे हैं तो लेटर ऑन आने वाले टाइम में उससे वापस भी लेना है, राइट। तो हमारी एंट्री जो होगी, एसेट इंक्रीज हो रही है तो डेबिट करेंगे, तो लिखेंगे लोन टू रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश बिकॉज कैश इज रिड्यूसिंग नाउ विद व्हाट अमाउंट 30,000 being loan given to और being loan provided to रमेश। अब स्टूडेंट्स, अगर बाई चांस एंट्री में ये आ जाए रीपेड ₹30,000 टू नेहा, जैसे कि हमने पीछे एंट्री करी थी कि हमने नेहा से 40,000 का लोन लिया था, अब हम उसका लोन क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। तो अगर हम उसका लोन रिटर्न कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इन दैट केस कैश हमारे पास से जा रहा है, मीन्स हमारी एसेट क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो हम अब कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और जो नेहा की लाइबिलिटी हमारी पिछली एंट्री में क्रेडिट करके हमने क्रिएट करी थी, अब वो भी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, तो हम अब उसको डेबिट करके क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। सो नेहास लोन अकाउंट डेबिट टू कैश कितना, 30,000। 40,000 का लोन लिया था, 30,000 उसको रीपे कर दिया, तो हमारा जो बुक्स में लोन है वो 30,000 का एज इट इज अभी भी बैलेंस पड़ा। इसी तरीके से जैसे सेकंड एंट्री करी थी हमने लेंट ₹30,000 टू रमेश, इसी तरीके से अगर वो हमें मनी हमारी क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, मीन्स रमेश रीपेड ₹10,000, तो इन दैट केस अब जिसको हमने लोन दिया था वहां से हमें पैसे आ रहे हैं, तो एसेट बढ़ रही है कैश की, कैश अकाउंट डेबिट टू, लेकिन हमारा डेटर कौन था जिससे हमने लोन के पैसे वापस लेने थे, दैट इज रमेश, तो वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, उसको हमने क्या लिखा था, लोन टू रमेश। तो इसी तरीके से हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू लोन टू रमेश, क्योंकि जब उसको लोन हमने दिया था तो हमने अपने डेटर क्रिएट करे थे डेबिट करके, अब वो हमें 10,000 रिटर्न कर रहा है, तो 10,000 से हम उसको क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, बीइंग लोन रीपेड बाय रमेश। तो इस तरीके से आप लोन टेकन एंड लोन एडवांस की एंट्रीज पोस्ट कर सकते हैं। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जर्नल एंट्रीज में स्टूडेंट्स, वो है रिलेटेड टू एक्सपेंसेस पेड एंड आउटस्टैंडिंग।
expenses paid and outstanding means first entry like salary paid rupees 19,000। बेसिकली जो एक्सपेंस है या तो करंट ईयर के पे किए जाएंगे या वो क्या होंगे नॉट येट पेड मींस अभी आउटस्टैंडिंग है। तो उससे रिलेटेड मैं एंट्रीज करवाने जा रही हूं। लाइक लिखा है सैलरी पेड रुपीज 19,000 मींस करंट ईयर की आपने सैलरी पे कर दी। सैलरी पे कर दी तो इट्स योर एक्सपेंस। एक्सपेंस का बैलेंस क्या होता है डेबिट। और कैश आप पे कर रहे हो, कुछ नहीं लिखा इट मीन्स यू आर पेइंग कैश। अगर लिखा होता सैलरी पेड बाय चेक तो इट मीन्स आप बैंक के थ्रू एंट्री करते, तो आप सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक लिख देते। तो अभी क्या लिखोगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश रुपीज 19,000। सेकंड है सैलरी ड्यू बट नॉट पेड रुपीज 11,000। स्टूडेंट्स जैसे आप देख रहे हैं कि लिखा है सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, तो अगर अभी पे ही नहीं करी तो आप कैश को क्रेडिट कर ही नहीं सकते, कैश को रिड्यूस कर ही नहीं सकते। लेकिन सैलरी आपका एक्सपेंस तो है, तो सैलरी को तो आप पहले डेबिट करो बिकॉज इट इज योर एक्सपेंडिचर, तो डेबिट कर दिया। अब टू कैश की जगह आप एक लाइबिलिटी क्रिएट करोगे। आपने सैलरी पे नहीं करी, ये आपकी बात सही है, लेकिन आपकी वो लाइबिलिटी तो है, आने वाले टाइम में आपने पे तो करनी है। सो दैट्स वाई आउटस्टैंडिंग सैलरी आप एक नया हेड खोलोगे और उसको आप क्रेडिट करोगे बिकॉज बाय क्रेडिटिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी योर लाइबिलिटी इज गोइंग टू राइज। लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो दैट्स वाई 11,000 से आप सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी एंट्री कर दोगे। बीइंग सैलरी नॉट येट पेड इट्स ड्यू। और अब अगर आ जाए आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड, जैसे कि मैं पीछे वाली ही अमाउंट ले रही हूं 11,000। आउटस्टैंडिंग जो पिछली सैलरी आउटस्टैंडिंग थी, जो मैंने अभी आपको एंट्री करवाई 11,000 की, नेक्स्ट एंट्री में उसने लिख दिया कि आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है वो पे कर दी गई। तो ऑब्वियसली आप यहां पे अब सैलरी अकाउंट डेबिट तो नहीं करोगे बिकॉज जो पहले लाइबिलिटी क्रिएट हुई थी आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रेडिट करके, पहले उसको आप खत्म करोगे। तो एंट्री हो जाएगी आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट। डेबिट करके आपने उस लाइबिलिटी को क्या कर दिया रिड्यूस कर दिया टू, इन दैट केस यू आर पेइंग द आउटस्टैंडिंग सैलरी, सो कैश इज गोइंग टू रिड्यूस 11,000। इसी तरीके से सैलरी पेड बट नॉट ड्यू रुपीज 10,000। अब आपने सैलरी पे कर दी है बट नॉट ड्यू, जबकि उसकी ड्यू डेट अभी आई नहीं थी। नेक्स्ट मंथ की सैलरी आपने इसी मंथ पे कर दी, मींस वो अभी पे करनी थी आगे जाके, तो एक तरह की ये प्रीपेड सैलरी हो गई। आपने कोई एक्सपेंस पहले ही कर दिया तो प्रीपेड एक्सपेंस है। तो यहां भी आप सैलरी अकाउंट डेबिट नहीं लिखोगे, उसकी जगह क्या लिखोगे प्रीपेड सैलरी अकाउंट, क्योंकि जब तक उसकी ड्यू डेट नहीं आती तो वो आपकी क्या बन के रहेगी एक एसेट बन के रहेगी प्रीपेड सैलरी, क्योंकि आपने आगे की सैलरी अभी पे कर दी है। तो आपकी एसेट क्या हो रही है फॉर द टाइम बीइंग इंक्रीज, दैट्स वाई हम डेबिट कर रहे हैं। अब आप पे तो कर ही रहे हो इसको, तो टू कैश दैट इज इक्वल टू 10,000। तो स्टूडेंट यहां से आपने जो नेट रिजल्ट निकाला वो आपने इस तरीके से निकाला। एक है पेड एक्सपेंस, एक्सपेंसेस के केस में पेड, अगर एक्सपेंस पे हो रहा है तो नॉर्मल एंट्री आपकी बन गई एक्सपेंसेस टू कैश। दूसरा ड्यू बट नॉट पेड, तो इन दैट केस
ड्यू है लेकिन पे नहीं किया गया, तो एक्सपेंस तो ड्यू है तो उसको तो आप एक्सपेंस ही मानोगे, लेकिन पे नहीं किया तो कैश की जगह क्या आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और जब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे होगा तो आप इस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को डेबिट करके उसका क्रेडिट इफेक्ट खत्म करेंगे और टू कैश कर देंगे। और थर्ड कंसेप्ट जो आपने सीखा दैट इज प्रीपेड। अब जरूरी नहीं है कि आपको सैलरी ड्यू हो और आपने अभी पे ना की हो, सिर्फ वही कंसेप्ट हो। ये भी हो सकता है कि सैलरी ड्यू नहीं थी लेकिन आपने पहले ही पे कर दी, प्रीपेड कर दी, तो इन दैट केस प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट होगा, क्योंकि फॉर द टाइम बीइंग दैट बिकम योर एसेट टू कैश अकाउंट। तो इस तरीके से आपकी ये एक्सपेंस, पेड एंड आउटस्टैंडिंग की जर्नल एंट्रीज हो जाएंगी। नेक्स्ट अगर हम चलें, ये इसके साथ ही क्लियर करना बहुत जरूरी है, इनकम रिसीव्ड एंड आउटस्टैंडिंग। इनकम रिसीव्ड एंड आउटस्टैंडिंग मीन्स आउटस्टैंडिंग इज आल्सो नोन एज एक्रूड, क्योंकि ये बिल्कुल एक्सपेंस के साथ मिलता जुलता है, दैट्स वाई इसको साथ में ही करना जरूरी है। जैसे कि मैंने पीछे करवाया था, आपको नेट रिजल्ट बताया था, इसमें भी सेम उसी तरीके से नेट रिजल्ट है। वन इज रिसीव्ड, अब इनकम के केस में पेड तो होगा नहीं, रिसीव्ड होगा। सेकंड इज एक्रूड, एक्रूड मीन्स अर्नड, काम हमने कर दिया है but not received. And third, last one is advance income. Like अगर हम फर्स्ट की बात करें रिसीव्ड में, तो रिसीव्ड में पैसे मिले हैं, अगर बाई चेक मिले हैं तो आप बैंक अकाउंट डेबिट करोगे, अदरवाइज कैश अकाउंट। डेबिट टू इनकम अकाउंट, because cash is going to increase when you are receiving the cash against any income and income का balance credit होता है, तो that's why credit करके आप उसको increase show कर दोगे। Second is accrued means earned but not received, अगर receive नहीं करी तो आप cash को तो debit कर ही नहीं सकते। तो मैंने outstanding में याद करो, expense में आपको बताया था, नया head खोलोगे outstanding expense, तो इस केस में उसका नाम क्या है, accrued income। तो हम कैश की बजाय क्या लिखेंगे, एक्रूड इनकम टू इनकम अकाउंट, क्योंकि है तो हमारी इनकम ही है लेकिन अभी रिसीव नहीं हुई, तो दैट्स वाई हम उसको डेबिट करके अपनी एसेट फॉर द टाइम बीइंग शो कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में मिल जाएगी। और जब वो इनकम मिलेगी, जब ये एक्रूड इनकम मिलेगी, इन दैट केस कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और एक्रूड इनकम को हम क्रेडिट करके उसका इफेक्ट खत्म कर देंगे इस तरीके से। एंड नेक्स्ट इज एडवांस इनकम। बेटा एडवांस इनकम मीन्स हमें इनकम पहले ही मिल गई, तो मिल गई इनकम तो कैश अकाउंट को तो डेबिट करो, लेकिन उसको हम सिर्फ इनकम नहीं बोलेंगे, बिकॉज इट्स अ लाइबिलिटी फॉर द टाइम बीइंग। जब तक हम वो काम करके नहीं दे देते, उस इनकम के अगेंस्ट सर्विस नहीं प्रोवाइड कर देते, तब तक दैट टाइप ऑफ इनकम इज ट्रीटेड एज आर लाइबिलिटी। सो दैट्स वाई हम एडवांस इनकम लिख के उसको क्रेडिट करेंगे। एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम इसके रिगार्डिंग, जैसे कि मेरे पास है फॉलो अप प्रॉब्लम 14। फॉलो अप प्रॉब्लम 14 ऐसे ही डिस्कस करेंगे हम बिना सॉल्व किए। इंटरेस्ट ऑफ करंट ईयर रिसीव्ड 12,000। तो स्टूडेंट्स करंट ईयर की इनकम रिसीव हुई है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। रिसीव्ड इनकम कैश टू, इनकम का नाम है इंटरेस्ट, तो कैश टू इंटरेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज
इंटरेस्ट ऑफ करंट ईयर ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ड्यू है लेकिन हमें अभी रिसीव नहीं हुई, तो कैश अकाउंट किसी हालत में डेबिट नहीं हो सकता, उसकी जगह हम करेंगे एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। जनवरी 20 इंटरेस्ट ऑफ लास्ट ईयर रिसीव्ड। स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर अगर कोई इनकम थी तो उस टाइम नहीं मिली थी तो हम उसको क्या बोलते थे? एक्रूड इनकम बोलते थे। पिछले साल की इनकम ड्यू थी लेकिन उस टाइम नहीं मिली, लास्ट ईयर की इनकम अब मिल रही है, तो इट मीन्स वो क्या होगी? एक्रूड इनकम ही होगी। तो अब हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट। जनवरी 30 इंटरेस्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर रिसीव्ड, हमें अगले ईयर की इंटरेस्ट रिसीव हो गया, मीन्स एडवांस रिसीव हो गया, तो कैश अकाउंट डेबिट वो तो होना ही होना है बिकॉज कैश इज गोइंग टू इंक्रीज। टू इंटरेस्ट की बजाय हम क्या लिखेंगे? एडवांस इंटरेस्ट लिखेंगे। कहने का मतलब ओनली इनकम तभी लिखी जाएगी जब वो उस करंट ईयर के साथ रिलेटेड होगी। अगर हमें प्रीवियस ईयर की या हमें नेक्स्ट ईयर की मिल रही है तो इन दैट केस वो इनकम को हम एक्रूड और एडवांस नाम देके उसको ट्रीट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।